हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा मैराथन सीरीज़ चल रहा है। 3 मैराथन हो चुका है जिसमें मैंने अभी तक आपसे 200 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। केवल मैं मैराथन की बात कर रही हूँ। इसके पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी किया ही है 200। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के आसपास, एग्ज़ाम के पहले तक आपको यहाँ से मेरे चैनल से आपको 2000 से अधिक ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे उतना ही आपका जो है पता चलेगा, एनालिसिस होगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कहाँ पे आपका जो है कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो आज भी हमारा है और आज भी हम पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का हो। हाँ, ये रहता है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने मैराथन का, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, अब स्कोर बता दीजिएगा और अगर आपको सच में लगता है कि यस आपको हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? हल्लूर है, चिरांद है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है। तो जब भी गांव के प्रमाण की बात आएगी ना, वो आपका मेहरगढ़ है, यहां से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न कॉलम का मिलान करें। कॉलम ए, कॉलम बी, यहाँ पे नाइजल वॉर्डन, के.एस. सिंह। और ये आपको मैं बताना चाहूँगी, ये आपका 2 फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, जैसा कि सब लोग बोल भी रहे थे कि ये वाला कराइए क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। कोहेन, क्लार्क, हासवेल, वेरियर, एल्विन एवं सामराव हिवाले। और यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सॉन्ग ऑफ द मैकल। किसने क्या चीज़ें जो है किससे रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। तो चलो, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं ना। नाइजल वॉर्डन का आपको पता ही है, द चैनल्स दैट बाइंड अस अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द कैप। ये हो गया ए का तीसरा, तो एलिमिनेट कर दो। सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 पता है ना, आपका सही हो जाएगा। आपका के.एस. सिंह का आपको पता ही है, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट हो गया। ठीक है, सी का आपको पता है कि जो कोहेन, क्लार्क और हासवेल, द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया। वेरियर, एल्विन एवं सोमराव हिवाले का डी का हमारा दूसरा हो जाएगा, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन का पेपर था ये, तो क्वेश्चन तो इनको बनाने ही थे, तो आप ये नोट कर सकते हैं अगर आपको याद करना हो तो इस तरीके से 4। तीसरा, निम्न में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौ अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? बताइए। तो वो थे चार्ल्स वेल्ड। इन्होंने इसके लौ अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी खोजबीन में। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा हो गया। 4 देखिए, सच में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन हस्त बिहिस्त की सही व्याख्या है? आपको मतलब पता होना चाहिए। हस्त बिहिस्त का मतलब होता है कि एक हमारा जो है केंद्रीय कक्ष होगा जो कि 8 कमरों से जो है घिरा होगा। ठीक है, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। ये देखिए, ये पहली बार तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये भी कुछ है क्या एनसीईआरटी में, बट लिखा हुआ है। हस्त बिहिस्त का मतलब ही होता है 8 कमरों से घिरा हुआ। 5वां देखिए, निम्न में से क्रोनोलॉजी में आपको व्यवस्थित करना है। देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। मतलब ये आपको बताना है एक क्रोनोलॉजी में कि कैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि भारत के बाद चीन, देन कोरिया, देन जापान। तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, ये भी रटने वाला ही क्वेश्चन हो गया तीसरा। चलो, आपका 5वां भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। और ये पेपर सच में टफ था, जो कि नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं है सीटेट में, तो उसमें कुछ लोगों को इसका लॉस भी हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आप देखिए अलग अलग तरीके के हैं क्वेश्चन। आप 6 क्वेश्चन देखिए। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथालियल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे और ये प्राच्यवादी थे। दोनों की दोनों ही बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है। जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये मतलब आपको याद करना चाहिए, तो आप इसको जरूर याद कर लेना, नोट कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। 7 क्वेश्चन देखिए।
7वां है हमारा, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्न का मिलान करो। ठीक है, तो जैसा कि पल्लीचंदम है, सालाभोग है, देवदान है, वल्लन वगाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी पल्लीचंदम का क्या होगा, तो जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, मतलब इसका मतलब क्या है, पल्लीचंदम का मतलब क्या है, तो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, खत्म। साला भोग का मतलब आपको पता ही है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि होती है, बी का तीसरा, ये भी खत्म। और देवदान का मतलब मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, और वेल्लन वगाई का मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं, मतलब बताइए किस शब्द का क्या मतलब है, तो दूसरा सही हो जाएगा। 8वां देखिए, अब बेवर का मतलब क्या है, मध्य भारत में बेवर का मतलब क्या है बताइए। तो बेवर का मतलब होता है ना, झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। बेवर का सिंपल सा मतलब है, याद कर लो, कई बार पूछा हुआ है। 9 क्वेश्चन पे देखते हैं, और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि रट गया होगा आपको, कई बार पूछ लिया गया है। मैंने बोला था कि जब भी विधवा विवाह से रिलेटेड कुछ आएगा तो हमेशा से वीरेशलिंगम पंतलूनु है। एक शिफ्ट में पूछा गया था वीरेशलिंगम पंतलूनु किस चीज़ से जो है कौन सा संगठन बनाए थे, और यहाँ पे पूछ लिया कि किसने जो है किस समाज सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, तो वीरेशलिंगम पंतलूनु। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। और वीरेशलिंगम पंतलू ने विवाह के समर्थन में, विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब 10वें पे आते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन, एक कथन है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, मतलब एक जाति एक धर्म और मानव जाति के लिए एक ईश्वर, ये किसके द्वारा दिया गया है, नाम बताइए। और मुझे लगता है आपको पता होगा, ये नारायण गुरु, इनके द्वारा बोला गया है। सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक ना फैक्चुअल वाले ही आए हैं, याद हो तो ठीक है, नहीं तो भाई इसमें फंस भी सकते हैं, कोई भी फंस सकता है। सारे एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों कथन को पढ़ो। भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। यस, बात भी सही है, व्याख्या भी एकदम सही है। फर्स्ट 12 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया था। ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न एंड नेशनल दोनों को के डेवलपमेंट में योगदान दिया था, उनका नाम बताइए। राजा रवि वर्मा। ठीक है, बहुत सारे लोग पहला ही लगा के चले आएंगे, बट इसका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए 30 नंबर का, मैच ऑफ द फॉलोइंग। और सच में रियलिटी यही है कि ये थोड़ा सा टफ है बाकी के पेपर से, बट आप कर लेंगे। अगर आपने इसमें भी अच्छा स्कोर किया ना, तो आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी। 13 का देखो, मिलान करना है, ए एंड बी, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, मिरात उल अखबार, सुधारक, मतलब किससे, वही फिर से वही बात आ गई। राजा राम मोहन रॉय हो गया, गोपाल गणेश अरकर हो गया, देवेंद्र टैगोर हो गए, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो आपको बताना है इसमें से कौन किससे संबंधित है। तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का, तो ए का 4 हो गया, खत्म खत्म खत्म। एक ऑप्शन से भी आप आराम से कर सकते हो। अब बी, इंडियन मिरर आपको पता ही है देवेंद्र टैगोर की है, मिरातुल अखबार आपको पता ही है राजा राम मोहन रॉय, और सुधारक कौन है, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, तो डी का फर्स्ट हो गया, तो इस तरीके से दूसरा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली, अच्छा मतलब इन्होंने योगदान दिया था, तो ये जो घटनाएं हैं ना आप उसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाइए, क्रोनोलॉजी में लगाइए कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो आपको पता है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी ना 1950 में, ये हमारा पहले हुआ। ठीक है, तो सी तो हर हाल में पहले आएगा ही आएगा, तो ये दोनों खत्म हो गए। सी के बाद से आपका फिर पहला आम चुनाव हुआ था, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, सी डी। ठीक है, उसके बाद से आपका ये बन गया था भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन, तीसरा हो गया था। लास्ट में हुआ था आपका बांडुगु में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, तो ए आपका लास्ट में होगा, तो ये भी खत्म, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, ए और बी कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। निम्न में से किस महाद्वीप की ये विशेषताएं हैं? यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है और ये एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखाओं से होकर गुजरता है और वो इकलौता महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, और ये चारों तरफ से समुद्र और महासागर से भी घिरा हुआ है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था ये ज्योग्राफी का। अब यहाँ से आपके ज्योग्राफी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए, ये ऑनलाइन पेपर में ही ज़्यादा पूछा जाता था, तो इसमें लिखा है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यकालों के मतलब कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस करना होता है। इसमें खुलने का समय 9 है और भोपाल के समीप इतना देशांतर पर, गंगटोट के समीप 82.5 डिग्री। आप देख सकते हो ईस्ट देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, कल कुछ लोग बोल रहे थे कि आप स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, छोटी सी स्क्रीन पे नहीं हो पाता है, तो वो भी समय आएगा। मुझे पता है कि इतनी छोटी सी स्क्रीन पे सब कुछ कैलकुलेट करके कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट अभी के लिए तो मैं ये आपको ही प्रोवाइड करवा पाऊंगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारा है 17 देखिए, जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर सस्क्वेचुआन जो है इसकी यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे, ये पूछ रहा है। तो हम जो है आधा दिन अर्जित करते हैं, 12 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ये थोड़ा अलग हटके बस इस वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, बाकी किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, दोनों कथन को पढ़ो और बताओ सही विकल्प क्या है इसमें। तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। आपको ही पता है कि इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बाकी तो मध्यम रहता है, बात सही है। और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये बात भी सही है। बट ये तापमान से रिलेटेड यहाँ पे रीज़न होना चाहिए था, वो तो लिखा नहीं हुआ है। स्टेटमेंट ही सही है, बाकी व्याख्या सही नहीं है, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। 19 क्वेश्चन देखिए, भूकंप के संदर्भ में ए तथा आर को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। कथन ए लिखा हुआ है कि अधिकेंद्र के निकट, हिंदी इंग्लिश दोनों देखिए आप, जो एपिसेंटर होता है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि होती है। भूकंप के बारे में बोल रहा है, तो बात एकदम सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है ना, ग्रेटेस्ट डैमेज, वो यूजुअली होता है एपिसेंटर के पास। और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, ये भी बात सही है। तो दोनों की दोनों बात सही है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। और हमने 13 मिनट में 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ये आपका फिर से घास का मैदान तो आएगा ही आएगा, इस बार भी पूछेगा, हर बार पूछता है वैसे। 20 देखिए, घास के मैदान है, कौन सा घास का मैदान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। कंपोज आपको पता है ब्राज़ील में है, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया हुआ था एनसीईआरटी में ही। ठीक है, तो ए का तो 4 होगा ही हर हाल में, खत्म। एक भी पता है तो आराम से हो जाएगा। और आपको पता है पंपास जो है वो कहाँ पे है, बी का हो जाएगा आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, डॉन आपका पता ऑस्ट्रेलिया में है, लानोज आपका वेनेजुएला में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों आपको नोट करके याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि घास का मैदान हर बार पूछता है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। चलिए, 21 क्वेश्चन देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है। आपने पढ़ा होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, तो वहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा था हमने। ये किन दो स्थानों को जोड़ता है,
तो आपको पता है कि ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक इसको जोड़ता है। अब सोचिए कहाँ से खोजबीन करके क्वेश्चन बनाया गया होगा, और ये ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कौन सा कथन सही है, ये ध्यान देना है। जल संसाधन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए हमको जल को बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो गलत हो गया। अलवण जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है, ये भी बात गलत है। इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, बट 2.7% नहीं है। ठीक है, ये भी गलत। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। हाँ, ये बात सही है, तो केवल दूसरा सही है, बाकी के दोनों लाइन गलत है। तो हमने यहां पर अचीव कर लिया है 15 मिनट में 22 क्वेश्चन एंड देन 23 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? मैंने हमेशा से बताया है कि समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसी वजह से हवाई जहाज उड़ते हैं आसानी से। तो बाकी तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जैसा कि ये 23 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है ये। तो आपको पता है कि एक तो बादल नहीं होने चाहिए, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की गैसों से नहीं, ओजोन लेयर तो इसी में है ना, तो सी तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? क्योंकि यहाँ पर मौसम से संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, बादल से मुक्त है, तो ए एंड बी सही है। ये एक ऐसा लेयर है। ठीक है, वायुमंडल से क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लो, तो इसलिए आप वायुमंडल वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना। अब ये हमारा 24 देखिए, निम्न कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाँ ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये मैं आपको नाम बता देती हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। तो ये वन जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, और ये गर्म होते हैं क्षेत्र, तथा यहाँ पर पूरे ही वर्ष अत्यधिक बारिश होती है। ये दोनों सही है। अल्प शुष्क मौसम नहीं होता है, और ना ही यहाँ पर केवल थोड़े समय के लिए पत्तियाँ झाड़ते हैं, तो ए एंड बी तीसरा। 25 देखिए, निम्न में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहर क्षेत्र की ओर जाते हैं? आप मुझे बताओ। बहुत सारे होंगे ग्रामीण लोग, हर इंसान एक तरीके से देखा जाए तो हम गांव से जुड़े ही हुए हैं, तो आखिर में हम गांव से शहर में क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली गांव में उतनी हमको रोजगार नहीं मिलते हैं, रोजगार की तलाश में, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है तो शिक्षा की तलाश में जाते हैं। और हेल्थ, आपने देखा होगा कि कई बार गाँव के लोग को इतना टाइम लग जाता है हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि शहर से, गाँव से इतनी दूर होती है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी हम जाते हैं, सुविधाओं की तलाश में। बेहतर आवास, ये सही नहीं है यहाँ पर कि आप बेहतर, क्योंकि गांव में सबसे अच्छी लाइफ होती है, तो इसलिए हमारा ए बी सी 4 ऑप्शन। तो आपका 25 का 4 हो गया। 26 देखिए, 26 में 2 कथन दिए गए हैं। औद्योगिकीकरण अक्सर नगर एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ाता है, जी हाँ, और उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये बात तो सही है, बट आप मुझे बताओ, ये विकास की बात हो रही थी और ये यहाँ पर कर दिया कि ये यहाँ पर स्थित होता है जहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए, तो रीज़न इसने सही से नहीं दिया है। तो स्टेटमेंट तो सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा 27 देखिए, मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, ताकि। मल्चिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और दोबारा से आ चुका है, हमने पढ़ा था, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। मैंने आपको बताया था मल्चिंग क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर को ना रिटेन करके रखता है, बांधे रखता है, रोका रहता है। मल्चिंग का मतलब ही यही है कि इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर,
सॉइल की जो मॉइस्चर होती है ना उसको रिटेन करके रखता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें पता है कि एकदम कंफर्म है ये आंसर। 28। चलिए, आपको पता है कि भारत में जो है काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, ठीक है, अलग अलग जो है पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, और यहाँ पर उन कथनों को पहचानो जो कि एक डाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है, डाइवर्सिटी को दिखाता है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। चलिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप पॉज करके ले सकते हैं। तो पहला है कि रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है। तो यस, ये हमारी डाइवर्सिटी है ना कि अलग अलग धर्म से हैं लोग, तो फर्स्ट तो होगा ही। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम ही कर रहा है। ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है कि मैं मतलब कि हमारे यहाँ पे सभी टीचर ही, ये कोई डाइवर्सिटी थोड़ी ना होगी, ये तो यूनिफॉर्मिटी हो गई। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। जैसे कि कुछ लोग ईद पे जाते हैं, कुछ लोग दिवाली पे जाते हैं, कुछ लोग होली पे जाते हैं, तो ये भी एक डाइवर्सिटी हो गई। देन रवि अपने बहनों से मिलने उनके साथ समय बिताने तीज के समय, अब देखो कुछ लोग ईद पे जाते हैं, कुछ लोग तीज के समय पे जाते हैं, तो हो गई ना डाइवर्सिटी। तो ए, सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। 28 का आपका थर्ड हो गया। एंड 29, खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है। क्या है ये? राज्य संचार माध्यम, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। एक बार मैं आपको इसका इंग्लिश दिखाऊंगी। खबर लहरिया, ठीक है, देख लीजिए। खबर लहरिया अ फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लोकल मीडिया है ना खबर लहरिया। ये स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल तो हो ही नहीं सकता ना, ये लोकल मीडिया में तो आपने देखा होगा बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग तरीके के। तो संचार माध्यम है, राज्य संचार माध्यम का। और आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो माइक लेके निकल लेते हैं रिपोर्टिंग करने, आपने देखा ही होगा। और ये हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, और हमने 22 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिया है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। ये तीसरा 30 क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर? बैलेंस न्यूज़पेपर आपको पता है ना, संतुलित रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा किसी की तरफ बायस नहीं होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो एक अगर कोई न्यूज़ दे रहा है तो आपको सभी पक्षों का वर्णन रखना है, ना कि किसी जो मजबूत है उसी को आप अच्छा दिखा रहे हो, बाकी को इग्नोर कर रहे हो। निष्पक्षता होनी चाहिए, आपको बायस नहीं रहना है, और राजनीति प्रभाव से मुक्त होना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर स्ट्रांग है तो आप उसकी गलत चीज़ों को भी आप सही बता रहे हैं, इट मीन्स कि फिर वो कैसा बैलेंस रिपोर्ट हो गया, तो आप उससे मुक्त रहिए। तो ए, बी, डी। सत्ताधारी मतलब कोई स्ट्रांग है तो आप उसका पक्ष ले रहे हो, वो गलत है फिर भी आप उसको सही कर रहे हो, तो ये तो गलत ही है। ए, बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। तो देखा आपने हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। 31, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाली प्रतिरूप में भिन्नता है। किसके संदर्भ में ये दोनों अलग हैं? बताइए। यूएसए इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म फॉलोड इन इंडिया। तो धार्मिक मामलों में ही तो है, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स, बाकी कुछ नहीं है। तो भिन्नता है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर के संदर्भ में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है। 32वां आप देख सकते हैं, और ये भी कई बार पूछा हुआ है, कई बार। 32 देखिए। जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है। यस, 100% राइट है। हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त में मिले। अच्छा, ये आप एक बार इसको देखो, ए सही है लेकिन बी गलत है, कि मतलब अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसको पानी पर्याप्त मात्रा में तो नहीं दे सकते ना सभी को। अगर आप खुद सोचो कि सभी को ऐसे बेफिजूल भी खर्च करना है, उनको पर्याप्त मात्रा में ही पानी दिए जा रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या? वैसे भी अगर आप देखो तो जो प्योर वाटर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो गलत है कि पानी मुफ्त में ही मिले। जैसे कि मान लो मुझे अपना कुछ फैक्ट्री खोलना है जब पानी की ज़रूरत है, ऐसे कुछ वाटर की, तो मेरे को फ्री में ही मिलता जाए, तब तो पर्याप्त मात्रा में ही, अमीर गरीब कुछ ऐसा नहीं हो, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही है बस।
थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। चलिए 32 भी हो गया, 32 का आपका तीसरा। 33 देखिए, और ये है आपका भोपाल गैस त्रासदी। यहाँ पर आप देखिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही चीज़ों का चयन करना है। 1980 के शुरुआत वर्ष तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली थी। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो हमारा है, भले से इसे कितना भी नुकसान हो मैं करूँगी, मैं जो है गलत विषैली गैसों का जो है यूज़ करके एनवायरनमेंट को हार्म करूँगी, क्योंकि पर्यावरण मेरा है। पहले ऐसा माना जाता था, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इस पे रूल रेगुलेशन आए हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। जी नहीं, इन्होंने बल्कि झूठ बोला था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। जो मिथाइल आइसोसाइनेट वाली जो इसमें था गैस, जिसकी वजह से कितना कुछ हुआ, ये तो पहले ही झूठ बोलते रहे। वो तो बाद में पता चला कि इन्हें पता था, फिर भी ये चुप थे, इन्होंने कुछ किया नहीं। तो बी गलत, ए सही है। तीसरा इसमें भी हो गया, तो आपका 33 का भी तीसरा। अब 34 देखिए, सुल्ताना ड्रीम्स। आप मुझे बताओ, क्या आपको इसको 1 सेकेंड लगेगा बस करने में? सुल्ताना ड्रीम्स की लेखिका कौन है? इतनी बार कर चुके हैं कि अब तो नाम ही याद हो चुका है। रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 35 मैच ऑफ द फॉलोइंग से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑप्शंस का कमाल है, बस इसमें तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। एंड जैसे रूढ़िवादी, भेदभाव, उल्लंघन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेडागोजी का, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रूढ़िवादी इसमें से क्या है, भेदभाव आपको पहचानना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निराधार करता है, एक मान्यता की विशेष समूह के लोग के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक नहीं किया जाता। अब आप मुझे बताओ, रूढ़िवादी सोच क्या होती है? आप सभी को पता होगी रूढ़िवादी सोच क्या होती है, कि हम लोगों ने ऐसा माना है कि ये जो लड़के होते हैं, या जो हमारा समाज एक तरीके से पुरुष प्रधान समाज है। कई बार आपने देखा होगा, बस लड़का लड़की नहीं, बट कई बार ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां घर का काम अच्छे से कर सकती हैं, लड़के बाहर का। ऐसा नहीं है, लड़के भी घर का काम अच्छे कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर का काम अच्छे से कर सकती हैं। बस एक मान्यता है कि हमने मान लिया है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे लक्षण होते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप हो गया पहले का बी। तो खत्म कर देते हैं, 2 ऑप्शन खत्म हो गया ना। अब उसके बाद आप भेदभाव का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। भेदभाव का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं ना, ऐसा होता नहीं है, बट हमें अगर हमसे कोई अमीर है तो हम उनके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट, एकदम रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बट वहीं आप सड़क पे देखो, ऑटो वाले से, सब्जी वाले से लोग कितने गंदे तरीके से बात करते हैं, ठीक है। मॉल में जाएंगे, वहाँ पे तो 1-2 रुपये नहीं छुड़वा सकते हैं, बट वहीं सब्जी वाले से 2-2 रुपये के लिए चिड़चिड़ बहस करते हैं कि और कम कर दो। तो हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, हम भेदभाव करते हैं। तो दूसरे का सी हो जाएगा कि जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। तो ऐसा फील होता है ना कि आप मॉल में भैया नहीं कुछ बोले, तुम यहाँ पे चिड़चिड़ कर रहे हो 2-2 रुपए के लिए। तो दूसरे का, आपका एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दूसरे का सी हो गया, ठीक है। और उल्लंघन तो वही है भाई कि आप, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे चाचा ये हैं, विधायक हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये तो भाई हमने खुद देखा है, तो इसका तो उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि रूल सभी के लिए है। तो तीसरे का आपका ए हो गया, थर्ड ऑप्शन। 35 हो गया। 36, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायत के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रीट दाखिल कर सकता है? रीट जो है आप किस पे दाखिल कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। 36, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे रिट पिटीशन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना दाखिल करना है, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। 37 देखिए, और भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मौलिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं? तो वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, आप यहाँ पर देख सकते हो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत ये है कि हम वैज्ञानिक स्वभाव का विकास कर सकते हैं, एंड बुजुर्ग की देखभाल करना, हर आम चुनाव को वोट देना ये नहीं है, अभिभावक को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, ये क्या है, एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो ए एंड डी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए 37 का आपका तीसरा, 38 देखते हैं, और ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिक को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति से आता है, जो कि अब नहीं है पैसे, वो नहीं रख सकता है वकील। तो कौन सा आर्टिकल है? 39A है। ठीक है ना। बाकी के आर्टिकल्स 27 किससे रिलेटेड है? 21A और 22, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा सही होगा। 39 देखिए, भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट संस्कृति और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति क्या है, बताइए। क्योंकि ये जो इन समूहों की संस्कृति है ना, इज नॉट डोमिनेटेड बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। मतलब कि जैसे मान लो अगर हमारा भारत है, यहाँ पर एक धर्म है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू है, उनकी जो है मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो ये इसलिए तो बनाया गया है कि जो है, जो भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कल्चर हो सकता है, कोई भी रिलीजन हो सकता है, जिसकी भी मेजॉरिटी ज़्यादा, वो डोमिनेंट नहीं हो सकता है जिसकी मेजॉरिटी कम है, इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कि पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जा सके। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्राइज टू एंश्योर कल्चरल जस्टिस टू डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑफ कल्चरल राइट्स, एंड दिस हैज बीन डन टू एंश्योर दैट द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स इज नॉट डोमिनेटेड बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। हो गए हमारे, अभी हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन, तो हमने 40 क्वेश्चन भी कर लिए। 40 क्वेश्चन देखिए आप। दो कथन को पढ़ो कि भारत सरकार कई उपाय करती है, जैसे कि हाशियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करना। यस, करती है, मतलब कि पता लगाती है कितने हैं हाशियाई समूह, उनके लिए गठन करती है समिति का। ठीक है। बाकी जो बी लिखा हुआ है कि यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करें और उन्हें मान्यता दे। बिल्कुल भी नहीं। मान लो मेरा कोई गवर्नमेंट, मेरी सरकार है, ठीक है, अब जो हाशियाई समूह होंगे उनके लिए मैं समिति का गठन क्यों करवाऊंगी? ताकि अगर उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसे निपटारे के लिए, इसलिए नहीं कि वो मेरा समर्थन करें, मेरे को वोट दें, मेरी मान्यता करें, ये रीज़न नहीं है। तो ये तो बी तो एकदम गलत ही लाइन लिखी हुई है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। 40 हो गया आपका। 41 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल के द्वारा किया गया था? किसने, जेम्स मिल के द्वारा इनमें से क्या किया गया था विभाजन, बताइए। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यही है इसका राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन विल बी राइट। चलिए 42 देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्न में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? तो ये हमारा वैसे 41 क्वेश्चन है ना, नहीं 42 है, अभी और क्वेश्चन करने हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें से किसको हम बेस्ट मान सकते हैं? तो अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ा देती है। जी हाँ। और अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभव द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, ये भी सही है। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए बल्कि करना चाहिए, तो सी तो होगा ही नहीं। तो ए एंड बी। कल मैंने टैग वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको एंड स्क्रीन पे लास्ट में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे आसानी से। तो पहला सही हो जाएगा। 43 देखिए, 43
सामाजिक विज्ञान, और ये पेडागोजी है, पेडागोजी 20 नंबर की आएगी तो ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है। क्यों? क्यों हम कुछ वॉचिंग मतलब फिल्म वगैरह दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि हम बच्चों को रियलिटी दिखाएं, ठीक है ना। उनको जो चीज़ें नहीं सुनी हैं, जो चीज़ें वो नहीं देखे हैं, हम इसके थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र संदर्भ को विकसित करने में, ये एकमात्र इसने लिख दिया ना, इस वजह से गलत हो गया है। यह शिक्षण की एक रसता को भंग कर देती है। अच्छा, भंग नहीं करती है बल्कि बना के रखती है। यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो कि उपेक्षित है, जो कि नेग्लेक्ट किया गया है, अनसुना है। एकदम सही है ये। यह शिक्षण अधिगम लिखित विषय वस्तु के भार को घटाने के लिए, मतलब भाई चलो मुझे पढ़ाना नहीं है, चलो पिक्चर चला दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें नेग्लेक्ट हो चुकी हैं, अनहियर्ड है, हम उनको सामने लाना चाहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 44 देखिए। निम्न कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि जैसे कि मान लो मैं एसएसटी की टीचर हूँ, तो मैं क्लास में क्या करूँगी कि सामाजिक रूप से जो भी सेंसिटिव मुद्दे होंगे उसकी चर्चा करूँगी। साथ में जो भी स्टूडेंट्स के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो भी चिंता है, मैं चाहूँगी कि बच्चे उसको अभिव्यक्त करें, इसके लिए मैं उनको मोटिवेट करूँगी। एकदम सही है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाओ ही मत, डरे रहो, चुपचाप बैठो, नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, हम नहीं उठा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सच बोलने से ही डरते हैं, सोचते हैं कि चलो इसे भाग चलते हैं। तो ये नहीं, उठाओ, बट बच्चों के बारे में भी सोच के एक सेंसिटिव तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको करना है। तो बी तो खत्म, ए सही है। तीसरा 44। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तीसरा लगा देंगे, तुक्का मार देंगे, ऐसा होता है ना, बट आप ऐसी गलती मत करना। तीसरा, चौथा, ये वाला तुक्का प्लीज़ मत करना। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है। 45 देखिए। निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? बताइए। केस मतलब केस स्टडी, किताबों से, क्वेश्चन आंसर से, स्टोरी टेलिंग। तो आपको पता है कि जब भी जलवायु परिवर्तन के बारे में हम कुछ भी ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं या फिर इसको आरंभ करना चाहते हो ना, तो केस स्टडी कि कब क्या चेंजेस आए, ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये। तो पहला हो जाएगा। 46 देखिए। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप क्यों चाहते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करना क्लास में? विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, या फिर हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है, या फिर विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने में मदद करना, या फिर बच्चे उसको सुने, पढ़ें, ऐसा उनके अंदर क्षमता का विकास हो पाए? बताइए। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग क्लास में क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, फिर उसमें समस्या समाधान विधि का मतलब बच्चों को सिखाते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कि शिक्षण में ऐसा हम करते हैं। क्यों करना चाहेंगे? इसलिए नहीं कि हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए नहीं कि बच्चे विवेकपूर्ण ढंग से इसको इस्तेमाल कर सके अपने समय को, सिर्फ इसलिए कि विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक तरीके से लॉजिक लगा के, रीजनिंग लगा कर निकाल पाएँ बच्चे, जिसमें कोई तर्क हो, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। ये नहीं कि बच्चा सुने, ध्यान से पढ़े, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो तीसरा हो जाएगा। 47 देखिए। और आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ, तो जो भी आपके डाउट्स हों वो प्लीज़ लिखा करें, ठीक है। उससे मुझे हेल्प मिलेगी कि और भी आगे हम क्या कर सकते हैं। द रोल ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ज्ञान का निर्माण करना। तो रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है? डिलीवर लेक्चर, वो लेक्चर दे चले जाए, या फिर केवल सही जवाब दे? कई बार ऐसा होता है, हर इंसान के जरूरी नहीं कि सब कोई परफेक्ट हो। कई बार टीचर को भी आपने देखा होगा, इवन हम सब की सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, तो ये थोड़ी नहीं कि केवल हम सही जवाब दें, ये या फिर सिर्फ किताबों से पढ़ें,
या फिर विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाएं। तो देखो, अगर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो उसमें टीचर की भूमिका व्याख्या देने की कभी नहीं होगी, केवल राइट आंसर देने की कभी नहीं होगी, केवल टेक्स्ट बुक से कभी नहीं होगी। वो क्या करेगा, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ के, अराउजिंग क्यूरोसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर 4। 48। 48 क्वेश्चन में क्या है देखिए, कॉन्सेप्ट की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। यस, देखो, अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना तो मैं डेफिनेशन देने से बचूंगी। डेफिनेशन का मतलब क्या है भाई, आप तो रटवा रहे हो सीधे, बल क्या है रट लो, ऊर्जा क्या है रट लो। पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, ठीक है ना, कि बल किस तरीके से काम करता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये मैं इससे बचूंगी। साथ में कॉन्सेप्ट की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी ना कि बच्चे वो सोचें, मजबूर हो जाएं सोचने पे, ना कि उनसे बोल दूं कि अच्छा ये बताओ ये कब हुआ था, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ। क्या सोचेगा बच्चा इसमें बताओ। तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, दोनों ही हैं। 48 का आपका तीसरा। 49 देखो, लिंग बोध मतलब आपको पता ही है, जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध जो स्टीरियोटाइप की जो सोच होती है ना, उसको चुनौती देने के लिए इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा। देखो, हमको चैलेंज करना है ना कि हमको प्रमोट करना है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो कि चैलेंज करे। लड़कियां रोती हैं, ये एक चैलेंज कर रहा है। ऐसा तो लोग बोलते ही हैं कि लड़कियां रोती ही हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ये भी लड़के भी रोते हैं, बट ये ऐसा बना दिया गया कि देखो तुम लड़के हो, रो नहीं सकते हो। लड़कियां जोर से हंसती हैं, लड़के नटखट होते हैं। बताइए बताइए, गर्ल्स लाफ लाउड। देखो, कई बार आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं कि अरे इतना तेज तेज मत हंसो भाई, तुम लड़की हो, क्या लोग सोचेंगे। सौम्य होना चाहिए, नेचर तुम्हारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, तुम ज़्यादा तेज नहीं बोल सकती, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकती, ज़्यादा तेज नहीं हंस सकती। तो ये चुनौती दे रहा है। थर्ड ऑप्शन, हंस सकती हैं भाई, क्यों नहीं हंस सकती हैं। तो तीसरा हो गया। 50 क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, निम्न प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग मैंने 1000 बार समझाया है आपको, जहां पर आपको सोचना पड़े, सेंट्रलाइज ना हो, इस कौशल को बढ़ावा देता है। इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो 50 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे, रीजन फाइंड करना है, ऑब्वियस ही बात है होगा। कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, ये भी होगा, डेफिनेटली होगा। एंड द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, देखो ये कहीं पर भी रीजन लिखा हुआ है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ा होता है। किर्थर और सुलेमान वन किस देश में स्थित हैं, अब बताओ, बता दोगे भाई दो नाम और उनका कुछ प्रसिद्धि। यहाँ पर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई है, तो डी खत्म, ए बी एंड सी। 51 देखिए, भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रेक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। एक बार इसका मैं आपको इंग्लिश भी दिखाना चाहूंगी। जो फील्ड विजिट है, देखो इंग्लिश वाला, हिंदी कितना टफ लिखा था। फील्ड विजिट एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी क्लास बेस्ड, किस टीचिंग पे है, ऑब्जर्वेशन। आप फील्ड विजिट करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो, आपको ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलता है, आप अपनी आंखों से देखते हो, ना कि एक्सपीरियंस लर्निंग, ना कोई सिंथेसिस, ना कोई रेनफोर्समेंट। सिंपल सी बात है, फील्ड विजिट का मतलब ही होता है ऑब्जर्वेशन करना। इंग्लिश आसान था, हिंदी बहुत टफ लिखा है, प्रेक्षण। 52 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियां स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं तो वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अपॉर्चुनिटी देती हैं। सही है। भिन्न भिन्न क्षेत्र हो गया, सामाजिक समूह से जो आने वाले लोग हैं वो सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। यस, जब जो स्थानीय क्षेत्र से रिलेटेड किसी चीज़ को जगह मिलेगी तभी तो वो जुड़ेंगे सामाजिक विज्ञान से। तो ये तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, पहला सही है इसमें।
53 आप देख सकते हो पैडागोजी में केवल और केवल ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तब से देखो कितने सारे कर लिए हमने। 53 देखिए, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनिकत्व का उपयोग थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। यस, एंड इसका रीज़न भी दिखा है। देखो ये जो थीमेटिक होता है ना, ये क्या करता है, जो बहुत सारे लिमिटेशन है उनको तोड़ने में, उनके उपयोग में, इन सभी में हेल्प करता है। और ये थीमेटिक उपागम होता है ना, विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में हेल्प करता है। तो रीज़न भी इसने एकदम सही दिया है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। ठीक है, चलो 54 देख लेते हैं। हाँ, समाज विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्र जो फोटो लगे होते हैं ना, वो क्यों महत्वपूर्ण है। और ये हमने कई बार किया है कि जब बच्चे फोटो देखते हैं तो इमेजिन करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने बचपन में भी फील किया होगा कि हम उनसे जुड़ जाते हैं फोटोज़ देख के कि अच्छा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई है खाना बना रही है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो हम इमेजिन करने लगते हैं, बच्चे भी उससे जुड़ने लगते हैं। और वो तो बी तो होगा ही, हर हाल में होगा। हम उसको बुक्स को केवल आकर्षक मनोहर दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, तो ए नहीं हो सकता है, तो आप ए को बिल्कुल भी खत्म कर दें। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं। और एक सी लिखा हुआ है कि वे स्वतः स्पष्ट हैं, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर केवल बी एंड सी होगा, क्योंकि फोटोज बनाने का मतलब ही सिर्फ ये है कि फोटो से ही सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, तो करिकुलम बर्डन भी कम हो जाता है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स को आप देखना, लिखने से ज़्यादा तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स के फोटोज़ बने होते हैं, बच्चे खुद से भी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो बी एंड सी। हम इसलिए नहीं कि बच्चे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकें, इसलिए नहीं। दूसरा 55 देखिए, तो 55 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समाज विज्ञान में प्रोजेक्ट करने को श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट वर्क की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसमें क्या आपको लग रही है। सबसे पहले तो ये बच्चों की स्वतंत्र सोच, मान लो मैंने आपको कोई काम दिया तो आप अपनी सोच से काम करेंगे ना, आप उसको डेवलप कर पाएंगे। हम इसमें बच्चों के पठन कौशल को भी विकसित करा सकते हैं। छात्रों को अपना खुद का तर्क निर्माण करने में भी स्वतंत्रता मिलती है। ये शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है, क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए कि मतलब इस पर केंद्रित कर दो और इसके जरिए हम इसको समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बी सी डी 4 ऑप्शन विल बी राइट। 56 देखिए, देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट जो उनका है ना, संप्रत्यय अवधारणात्मक समझ, एक बार मैं इंग्लिश में दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसकी बात हो रही है, बेहतर हो सकती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब इन चारों में से किससे हम बच्चों का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका आकलन करते हैं। तो संसाधन क्या है, कॉन्सेप्चुअल का मतलब उसके बारे में बच्चे के अंदर समझ हो, और अगर इसको पता है तभी जाकर वो संसाधन का वर्गीकरण कर पाएगा। तो यस, ये हो गया। वे सामाजिक बुराइयां कौन थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था, ये भी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या करो, ये भी है। वित्त कमीशन क्या है, राज्य वित्त कमीशन के कुछ मुख्य प्रकारों पर चर्चा करो। ये यहाँ से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। तो ए सी एंड डी हमारा राइट आंसर है, तीसरा। ठीक है, चलिए 57 57 देखिए, निम्न में से कौन सा कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। तो कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करने पर यस हो सकता है। अधिगमकर्ता केंद्रीय विधियों को अपनाना, ये भी हो सकता है। परियोजना और जांच आधारित, मतलब जहां पर आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर सकें, प्रोजेक्ट्स में भी हो सकता है। बट कलम वो जो पेपर होता है ना, परीक्षाएं जो होती हैं, उससे थोड़ी ना हम कंटिन्यूअस कंप्रिहेंस, वो तो एक दिन का है, तो
अब उस दिन पता नहीं बच्चे का मूड कैसा है, उस क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत भी खराब हो जाती है, और एक दिन की परीक्षा से आप कैसे बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो सी तो नहीं होगा, बाकी ए बी डी। तो ये हमारा 4 ऑप्शन। एक बार ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, औपचारिक का मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस ये होते हैं। ये पेन पेपर टेस्ट से आप कभी भी सीसी नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो चलिए ये भी हो गया हमारा 57 का हमारा ए बी डी। तो ऑप्शन नंबर 4 58। देखिए, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना ये भी है, बच्चे का सर्वांगीण जो विकास है, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 4। बट विद्यार्थियों की समय निष्ठा ये नहीं है, ठीक है ना, समय निष्ठा वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आप देख सकते हो, पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आरटी एक्ट 2009 में नहीं है, और वैसे भी ये मूल्यांकन प्रक्रम की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4। 58 भी हो गया। 59 आप देख सकते हो, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, वाई इज और एनवायरमेंट चेंजिंग। तो ये प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का मापन करता है, बताइए। मैंने एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ हमारा जो पर्यावरण है ये बदल क्यों रहा है। तो बच्चे इस प्रश्न के उत्तर बहुत सारे आएंगे। तो क्या मैं ये सामान्यीकरण के लिए पूछूंगी, या निष्कर्ष निकालने के लिए, या फिर तर्क शक्ति के लिए, या फिर हाइपोथेसिस के लिए। ये ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सिंपल सी बात है, मैं चाहती हूँ ना कि बच्चे इसका निष्कर्ष निकालें, क्योंकि कॉन्क्लूज़न तो निकलेगा ही ना। जैसे कोई चीज़ होती है, उसका कॉन्क्लूज़न क्या है। मैं आपसे कोई चीज़ पूछूं कि ये बताओ हमेशा ही जो इतने दंगे होते रहते हैं, तो आप उसके आंसर दोगे कि ये रीज़न है, फिर लास्ट में आप कॉन्क्लूज़न में पहुंचोगे कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, निष्कर्ष निकालने के लिए 59 का 3, और ये हमारा 60 पोर्टफोलियो। देख सकते हैं आप, विद्यार्थी जो पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः किस चीज़ के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया है पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो किस चीज़ के लिए होता है, तो आपको पता है विद्यार्थी के साल भर के जो भी उसकी कमियां हैं, उसकी अच्छाइयां हैं, सब कुछ उसमें होता है। और देन आपका जो है इसमें एक विशेष, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों का, जब मैंने बोला कि पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, बच्चे की एक्टिविटीज़, किस में भाग लिया है, किस में नहीं लिया है, संस्थान के अंदर और बाहर जो एक्टिविटीज़ होती है ना एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें हम बच्चों की सहभागिता, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, आर यूज्ड मेनली टू एक्सेस दिस थिंग्स। सो ऑप्शन नंबर 4 ए बी तीनों के तीनों ही सही हैं, कुछ गलत तो है नहीं। सो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए बी एंड सी। तो मैंने टोटल क्वेश्चंस तो कराए हैं 60, और टाइम आपने देख लिया होगा 54, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। पेडागोजी बहुत आसान थी, ये तो मानना पड़ेगा। 40 नंबर का कंटेंट थोड़ा टफ था, 20 नंबर की तो पूरे के पूरे आपके सही हो। तो आपके कितने सही हैं बताइए, 60 में से कितने सही हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।